नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के एमसीक्यूज कर रहे थे और आज इस कड़ी में हमारे पास है चैप्टर नंबर 28 वाईवीए फोटोग्राफ्स या वाईवीए फोटोग्राफी कैसे होती है कि बेसिकली टॉप पर जाकर आप फोटोग्राफी कैसे करते हैं, फोटोज़ कैसे आती हैं, जिसको अपन कहते हैं ना बर्ड आई व्यू। एक चील को या उड़ते हुए पक्षियों को हमारा व्यू कैसा आता होगा, दैट इज़ वाईवीए फोटोग्राफी, है ना। कई तरीक़ों से उसमें की जाती है, कलर्स वगैरह का भी इस्तेमाल होता है ना। तो आज अपना उसी का टेस्ट है और चैप्टर नंबर 28 है ये। जो लोग भी आप साथ में जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। सुनील, प्रकाश, प्रवीण, SK राठौड़, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए अपन अपना पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आज का। देखिए पूरा, मैंने कहा था आपको, कल मेरी किसी से बात भी हुई थी आप में से, तो मैंने कहा था कि सारी जगह पर न्यूमेरिकल्स नहीं है। जैसे कि चैप्टर नंबर 28, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करके जानी है आपको इसमें। तो बताइए आप, है ना, थ्योरी वाला चैप्टर है ये। तो क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वायवीय फोटो में क्षितिज तल प्रतीत होता है? ले आंसर ले इसका। देखिए इसका सही आंसर है अति तिर्यक। देखिए अगर आप अपने, जैसे कि आपको यहाँ पर, है ना, इतने एरिया को टारगेट करना है और यहाँ पर आपका कैमरा, आपको ये टेढ़ा रखना पड़ेगा ऑलमोस्ट 40 डिग्री के कोण पर, है ना। मान लीजिए ये आपका कैमरा है, तो ये लगभग लगभग इतने बड़े एरिया को, है ना, ये क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। ये हो जाता है आवर्त क्षेत्र, ये हो जाता है आवर्त क्षेत्र, ये हो जाता है इसका कोण और यहाँ पे हो जाता है ये इसका कैमरा। समझ रहे आप? तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा। जितना तिरछा रखेंगे ना, उतना बड़ा, उतना लंबा क्षितिज तल मिलता है। प्रथम वायवीय फोटो कब लिया गया था? प्रथम वायवीय फोटो कब लिया गया था? हाँ जी, थोड़ा सा जल्दी चलें। कमेंट नहीं दिख रहे हैं किसी के, देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही है। पहला वायवीय फोटोग्राफ जो लिया गया था 1858, कहाँ पे लिया गया था? फ्रांस में लिया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आइए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की परास कितनी होती है? दृश्य क्षेत्र, विजिबल, व्हाइट लाइट भी बोलते हैं इसको। देखो इसको हमेशा याद रखना आप, 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, है ना। 400 नैनोमीटर से कम जो कुछ भी है वो है पराबैंगनी विकिरण, और 700 नैनोमीटर से जो कुछ भी ज्यादा है वो है अवरक्त विकिरण। क्या है? अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड। ठीक है। इसी के बीच में आपको दिखता है विबग्योर। वेनी आप पिनाला है ना, वो विबग्योर, है ना, इसी में दिखता है। ठीक है। तो 0.7 से 7, ये 0.7 से 0.7 ही होना चाहिए ना। ठीक है, ओके। कमेंट दिख रहा है मुझे, सबका कमेंट दिख रहा है, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है। प्रतिबिंब निर्वचन का तत्व है, प्रतिबिंब निर्वचन
आपका जो प्रतिबिंब बनता है, आपका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब समझते हो ना आप, है ना, इमेज, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, बता दीजिए। आपका किसी भी कैमरा में जो भी इमेज बनता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैमरा में जो भी इमेज बनती है उसमें क्या क्या हो सकता है, बताइए। हम्म। बिल्कुल सही है। उसमें आभा या रंग होना चाहिए, गठन, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और आकार, सभी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। रेडियोलेरिये निपंक क्या है, बताइए। बोलिए जल्दी। ही रख दे। हाँ, देखिए इसको पैलाजिक निक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैलाजिक निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। प्रिज्मेटिक कंपास दिक्मान मापता है। देखो कंपास कभी भी कहीं भी आ जाए, कंपास हमेशा भौगोलिक उत्तर से ही नापता है। प्रिज्मेटिक कंपास हमेशा कहां से, भौगोलिक उत्तर से ही नापता है। सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में लिखिए। आरोही होता है छोटे से बड़ा, गलत नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। कोई नहीं, मैं बता दूंगा अभी, आप आराम से आंसर दो, अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा, चिंता मत करिए। देख रहा हूं मैं आपके कमेंट, मैं बता दूंगा अभी, चिंता मत करिए। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम देखना है आपको। देखिए सबसे छोटा स्पेक्ट्रम किसका है, एक्सरे का। ठीक है, फिर आते हैं पराबैंगनी, फिर आता है सूक्ष्म तरंगे, यानी कि 3 1 2, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये आपको याद होना चाहिए भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीछे मैंने जो बनाई थी ना लाइन, उसी लाइन के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं अभी बताया ना, ये वाला, इसमें यहां पर होता है एक्सरे। ठीक है, फिर यहां पे होता है एक्सरे हो गया, फिर यहां पे आती है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। ठीक है, फिर यहां पे आती है शॉर्ट वेव्स, फिर आती है लॉन्ग वेव्स, इस तरीके से इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक वायवीय फोटो यथार्थ ऊर्ध्वाधर विचारणीय होगा यदि आकाश दृश्य में नहीं प्रतीत होता, कैमरे का अक्ष क्षितिज के लंब रखा जाए, प्रतिबिंब द्वारा आच्छादित क्षेत्र अपेक्षाकृत कम हो।
देखो क्या क्वेश्चन था, ये थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। वायव्य फोटो यथार्थ ऊर्ध्वाधर विचारणीय होगा। देखिए ये कहना चाहता है कि अगर आप कोई यहां पर कैमरा रख के इस पर्टिकुलर एरिया से इतने बड़े क्षेत्र की आप फोटो ले रहे हो, ये आपका आवर्त तल है, आप बिल्कुल ग्राउंड से 90 डिग्री के ऊपर हो, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। आकाश दृश्य में नहीं प्रतीत होता, बिल्कुल होता है। आप जब फोटो लेते हो तो आपके आसपास का जो क्षेत्र आ रहा है उसमें आकाश भी तो आता है ना। फिर ये कह रहा है नहीं होता है, मतलब होता है, ये कथन गलत हो गया। कैमरे का अक्ष क्षितिज के लंब रखा जाए। क्षितिज क्या है? ये क्षितिज है आपका। क्षितिज मतलब आपका जमीन का टुकड़ा। क्षितिज के 90 डिग्री पे रखेंगे तभी तो ये ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ होगा, यानी कि ये सही है। प्रतिबिंब द्वारा आच्छादित क्षेत्र कम होगा, नहीं। जब कभी भी आप फोटो लेते हो ना तो कैमरे का लेंस छोटा होता है, परंतु जो प्रतिबिंब बनता है, देख लो, कभी भी देख लो, आपके कैमरे का लेंस बहुत छोटा होता है, पर जब उसका प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? प्रतिबिंब द्वारा आच्छादित क्षेत्र अपेक्षाकृत कम हो। कम कैसे होगा? वो तो हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि इसमें से सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। वायव्य फोटो, एरियल फोटोग्राफ किसे कहा जाता है? हाँ, देखिए थ्योरी पूरा के पूरा ये थ्योरी चैप्टर है, इसके अंदर आपको ये चीजें चैप्टर में अपने दे रखी, आपको पढ़नी चाहिए। एरियल फोटोग्राफ किसे कहते हैं? ये तो आसान सवाल है। बिल्कुल सही। वायुयान या हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे से लिया गया जो चित्र है एरियल फोटोग्राफ कहलाता है। अग्र अतिव्यापन, फॉरवर्ड ओवरलैप को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? फोटोज जब आप लेते हैं, दो फोटोज को अगर आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, दो फोटोज को जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है? भाई आपके पास दो फोटो है, दो, आपने जैसे होता है ना कि भाई मेरी फोटो ले, खट खट दो फोटो ले लिया आपने। अब दोनों फोटो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दे तो इस दोनों में जो समानता है उसको किस में नापोगे आप? किस में नापोगे? दो फोटो हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दे, दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें, कुछ थोड़ी चीजें अलग है, तो उसमें जो समानता है या असमानता है उसको किस में नापोगे? हाँ सही आ रहा है। ये डी क्यों बता रहे हो भैया? डी नहीं बताना है, डिग्री में कैसे नापेंगे राजा? भाई चार जने फोटो ले रहे हैं, एक जना फोटो ले रहा है तीन जनों की, अब एक जना चेंज हो गया, वो फोटो लेने चला गया, है ना। अब दो फोटो आई जिसमें एक एक बंदा अलग अलग है, अपन को अब इसमें इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखना है, ठीक है। तो प्रतिशतता होगी ना, कोई दो फोटो हैं, है ना, एक ही जगह के दो फोटो हैं, एक ही जैसी चीजें लग रही हैं अपन इसमें, तो हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखेंगे कितने प्रतिशत चीजें मैच होती हैं। समझ रहे हैं आप? इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड ओवरलैप। फॉरवर्ड ओवरलैप, समझ रहे हैं आप? ओवरलैप शब्द, ओवरलैपिंग कभी भी डिग्री में नहीं होती है, ना मीटर में होगी ना किलोग्राम में होगी, ओवरलैपिंग हमेशा प्रतिशत में होगी। वायवीय फोटो के माध्यम से विश्वसनीय माप लेने की विज्ञान और तकनीक को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन। आपको पता है आजकल तो ऐसे मैप ऐप आ गए हैं कि कोई जमीन है आपकी, आप उस जमीन का एरिया नाप सकते हो। समझ रहे? कुछ ऐसे ऐप आते हैं कि कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, उसका साइज कितना है आप नाप सकते हो। आप अपने कमरे का साइज नाप सकते हो, किससे? फोटो से।
सिर्फ फोटो से नाप सकते हैं, पता है आपको? ये जो चीज टेक्निक है इसको कहते हैं फोटोग्रामेट्री या फोटोग्रामिटी। समझ रहे आप? या तो बोलो फोटोग्रामेट्री या फिर बोलो फोटोग्रामिटी। समझे? फोटो की सहायता से ज्योमेट्री को नापना, दैट इज फोटोग्रामेट्री। फोटो की सहायता से ज्योमेट्री को नापना, फोटोग्रामेट्री। विश्व का प्रथम वायवीय फोटोग्राफ कब और कहां लिया गया? कब और कहां लिया गया बताइए? क्या कहोगे? अभी मैंने पीछे बताया था, उसमें जगह का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसमें जगह का नाम लिखा हुआ है। अरे अभी तो पीछे किया था आपने सवाल, गलत कैसे कर रहे हो? ममता जी एक बार मेरी बात मानिए, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है इसमें, थ्योरी। इसमें से 2-3 सवाल ही बनते हैं, चिंता मत करिए। समझ रहे हैं आप? 2-3 सवाल ही बनेंगे, छोड़ो मत, बहुत आसान बनते। अरे भाई इसका आंसर है 1858 फ्रांस। भारत में सबसे पहले किस शहर का और कब बड़े पैमाने पर वायवीय फोटोग्राफ लिया गया, एरियल फोटोग्राफी करी गई? बोलिए। सबसे पहले वो शहर भारत का जिसकी एरियल फोटोग्राफी की गई थी, वो शहर था आगरा। कौन सा था? आगरा, 1920। ठीक है, आगे लीजिए। मानवीय आंखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस दृश्य क्षेत्र में देख सकती है? अभी मैंने पूछा था ना, वैसा वैसा ही सवाल है। दृश्य स्पेक्ट्रम कितना होता है बताइए? हाँ जी, अभी पीछे बना के बताया था ना, बेनिया पिनाला विबग्योर, विबग्योर कलर्स जिसमें दिखते हैं, दैट इज द विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, इसको रट लीजिए। समझ रही है? चार सौ से 700 मिनट रख लीजिए भाई। जब भी कभी भी मानवीय आंखें शब्द आ जाए, मानवीय आंखें, तो हमको सिर्फ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का ही दिखता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, मानवीय आंखें आते ही, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं इसको अपन, विजिबल लाइट बोलते हैं इसको अपन, विजिबल लाइट। ठीक है, कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायव्य फोटो का प्रकार कौन सा नहीं है? देखो बहुत आसान है, हो बहुत आसान है, किसी को नहीं भी आता है ना, कोई बात नहीं। एक बार सिर्फ कृपया करके एक एक शब्द पढ़ो, शब्द। मैं कहता हूं कि अपन को फोटो लेनी है, और एरियल फोटोग्राफी हमेशा कैसे लेते हैं? जैसे कि ये सतह है, ऊपर से लेनी है फोटो, ऊपर से फोटो लेनी है। इनमें से ऐसी कौन सी स्थिति है जब अपन ऊपर से फोटो नहीं ले सकते? एक बार चेक करो, शब्द पे ध्यान दो, शब्द पे आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मनीष जी, भागीरथ जी, कोमल जी, एसके राठौड़, बिल्कुल सही। क्षैतिज। आडा फोटो कैसे लेंगे भाई? जब हम कह रहे हैं वायवीय फोटोग्राफ, तो आडा कैसे ले सकते हैं? आडा क्या बोलते हैं आडे को यार? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में तो फोटो आएगी ही नहीं ना,
या तो सीधा रखो, ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा, क्या है, ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा, अल्प तिर्यक थोड़ा सा टेढ़ा, अति तिर्यक इस तरीके से। अति तिर्यक करते ही क्या होता है, नीचे का स्पेस बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। अल्प तिर्यक फोटोग्राफ, लो ऑब्लिक फोटोग्राफ में कैमरा अक्ष ऊर्ध्वाधर से कितना होता है, इसका एंगल कितना होना चाहिए, अल्प तिर्यक में कितना एंगल होना चाहिए, बोलिए। बहुत अच्छे, शाबाश। 15 से 30 डिग्री। देखो, अगर अपन मान लीजिए कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, यहां से बिल्कुल यहां पे अपन ने रख दिया, ये एग्जैक्टली कितना है, 90 डिग्री। बट अगर आप इससे थोड़ा सा इस तरफ चले जाएं, है ना, लगभग 15 से 30 डिग्री, तो ये कैसा है, ये अल्प तिर्यक है। ठीक है, इससे आगे और जा सकते हैं अपन, एक एंगल और लगा सकते हैं। अब वो एंगल आपको आगे बताना है, ठीक है। हाँ, चलिए, लगभग 60 डिग्री के झुकाव पर लिया गया फोटो क्या कहलाता है। अब एक ही बचा भाई, 3 तरह के ही होते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, अल्प तिर्यक, अति तिर्यक। ऊर्ध्वाधर एकदम 90 पे, ठीक है, अल्प तिर्यक 0 से 30 और अति तिर्यक 30 से 60, लगभग 60 डिग्री पे जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं फिर अपन, अति तिर्यक फोटोग्राफ। तिर्यक, तिर्यक शब्द का मतलब होता है तिरछा, टेंजेंट। तिर्यक शब्द का मतलब क्या होता है, तिरछा, ठीक है, ध्यान रखना। कैमरा लेंस के केंद्र से भूविन्यास पर खींचे गए लंब के निचले भाग को क्या कहते हैं, बोलिए। बोलिए भाई। देखिए, क्या होता है कि जैसे आपने कैमरा यहां रखा है ना, और आप इधर नीचे के एक बहुत बड़े भाग का फोटो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर जो आपकी नेगेटिव बनती है, नेगेटिव इमेज समझते हो ना भाई, नीचे भी तो होगा, नीचे भी तो इतना बड़ा क्षेत्र है, इसी की तो फोटो बनेगी। तो इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं, अधो बिंदु, ठीक है। कैमरे के लेंस से अपना जो नेगेटिव बन रहा है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अधो बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। ये किस प्रकार के प्रक्षेप का यह प्रमुख गुण है कि इसमें धरातलीय दूरियां, लक्ष्य कोण तथा क्षेत्र उच्चता अंतरों से मुक्त होता है। सुनील कुमार, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बात कही थी ना, कि मैं खुद है ना फंस जाता हूं कि वो 11वीं 12वीं की किताब में वो लिमिटेड चीजें दे रखी है,
और कई बार उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो अब कितनी थ्योरी बताएं कितनी नहीं बताएं, हालांकि किसी और सर ने पढ़ाया, मैंने छेड़ा नहीं इसको, है ना। एनीवे देखो, लंब कोणीय प्रक्षेप क्या होता है कि जब धरातलीय दूरियां वगैरह जैसे आपकी कुछ इस तरीके से हैं, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, एक सबसे उच्च बिंदु और फिर उसके नीचे ये ऐसे लेते हैं। इस तरीके से ये है लंब कोणीय प्रक्षेप। ठीक है। समांतर प्रक्षेप में क्या होता है कि ये कौन सा है, ये है समांतर कोणीय प्रक्षेप, मतलब सारी की सारी लाइनें इसमें समांतर रहती है। ठीक है। और एक हो जाता है इसमें केंद्रीय प्रक्षेप। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वायव फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफ किस प्रकार के प्रक्षेप पर निर्मित होते हैं। ये क्या है, ये वाला चैप्टर है ना, जैसे मैंने बताया ना, इसमें गणित का बहुत इस्तेमाल होता है। ये वाला चैप्टर जो है ये ज्योमेट्री पर है, एंगल्स उस पर चलता है ये। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में आने लायक है। आप लोग में से जो कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तो आप क्या करना, आप एटलीस्ट इसके क्वेश्चंस में, मैं हर चैप्टर में बताता हूं कि इसमें ये क्वेश्चन आएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मैं कह देता हूं आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ठीक है। मानचित्र एवं वायव्य फोटो के बीच शुद्धता के संदर्भ में क्या अंतर है। आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सही कह रहे हो ममता जी, ये चैप्टर बहुत सारे लड़के छोड़ के जाएंगे, इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूं, आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसके जो एमसीक्यू मैं करवा रहा हूं वो देखना। उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर मैंने लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो करके ही जाना। देखो, फोटो ज्यामितीय रूप से अशुद्ध होती है। कोई फोटो अगर अपन ने ली है तो फोटो किस एंगल से ली है उसका बहुत असर पड़ता है ना। जैसे कोई बहुत छोटा व्यक्ति है, किसी एंगल से अपन फोटो लें तो वो बहुत लंबा लग सकता है, कोई बहुत लंबा व्यक्ति है, किसी एंगल से लें तो छोटा लग सकता है। तो फोटो में कभी भी क्या होता है, लंबाई और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है। बट जब अपन मानचित्र बनाते हैं, मानचित्र, मानचित्र में अपन को लंबाई चौड़ाई इन सब का क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। कैमरा लेंस और नेगेटिव सतह के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है। ये बहुत आसान सवाल है, आप इसको ऐसे मत लेना, ये साइंस का भी सवाल है, ये साइंस में आपने पढ़ा हुआ है। भाई मुझे एक बात बताओ कि ये कोई आपका लेंस है, ठीक है, और ये आपका कोई वस्तु है, ऐसे बनाते थे ना,
तो इनके बीच की दूरी को क्या कहते थे, याद करिए, अभी आंसर आ जाएगा। इनके बीच की दूरी को क्या कहते थे? हाँ, फोकस दूरी। मनीष जी, लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, मैं आपको बता दूं, उल्टा लड़के लड़के ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। कैमरा लेंस और चित्रित धरातल के बीच की लंबवत दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ये कह रहा है कैमरा लेंस, कैमरे का लेंस और ये धरातल, ठीक है, ये धरातल, ये इस दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ देखो, ये आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो। यहां तुंगता है, तुंगता का मतलब ही होता है एल्टीट्यूड, यानी कि उच्च, हाइट के ऊपर जाते हैं तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 1:15,000 से 1:30,000 के मध्य की मापने वाली वायव्य फोटो को क्या कहते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। देखिए, इसको कहते हैं मध्यम मापनी फोटोग्राफी। हाँ जी, जब वायवीय फोटो की मापनी 1:15,000 से ज्यादा हो तो उसे किस श्रेणी में रखते हैं? बिल्कुल सही, इसे बृहत मापनी फोटोग्राफ में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर छोटा था, ऑलमोस्ट किताब में भी आप देखोगे तो सिर्फ 3 पन्नों का चैप्टर है ये, है ना। तो क्वेश्चन भी इसमें मेरे 25 ही बने भाई, है ना। हर बार तो मैं 35 सवाल लाता हूँ, आज मेरे पास 25 क्वेश्चन ही थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को देख रहे होंगे वापस एक बार। आप इसको चैप्टर को नहीं भी पढ़ के जा रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट इस चैप्टर को, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूँ ना, इसको 1 लाइनर में आप लिख लीजिए, या फिर 1 लाइनर में ही इसके आप कर लीजिए। ठीक है, हाँ। अरे साइड में जाके मैं देख रहा था, एक्चुअल में आ गया है चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट, तो हम इधर फंस गए हैं, सारा ध्यान मेरा चला गया है चतुर्थ श्रेणी। कितनी कट ऑफ गई? 144, 46, खत्म है सब आज। ऐसा कट ऑफ गई है 146, समझ रहे हैं आप। जनरल, ओबीसी 138, ठीक है। तो भाई साहब बहुत खतरनाक झटका लगा होगा। और अब YouTube के ऊपर एक बहुत बड़ा एक आप देखिए कोहराम मचने वाला है। जाओ YouTube पे आज एंजॉय करो। कोई मतलब नहीं है, लोगों ने जो जो बातें बताई थी, 80 नंबर 90 नंबर, ठीक है, कट ऑफ गई 144। अब देखो क्या मज़े होते हैं, आप YouTube पे जाके देखो आप एक बार। ठीक है, मेरी तरफ से तो आज आप फ्री हो, आज ये अलग ही माहौल बना हुआ है। इंडिविजुअल थोड़ी आएंगे नंबर अभी, मेरिट। हाँ ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही भाई है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, और है ना, आपको मैं PDF अवेलेबल करा रहा हूँ, इस PDF के ऊपर आप है ना थोड़ा विचार करते रहिए करिए। जो भी अपन इम्पोर्टेंट कहीं पर भी लिखते हैं ना, तो उसको आप कहीं मेंशन करिए। ठीक है, काम आएंगे, मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत टाइम है आपके पास, चिंता मत करिए। धन्यवाद नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ही हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए मुझे भी क्लास जल्दी ख़त्म करनी पड़ रही है। आप जल्दी जल्दी यूट्यूब पे पधारें, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।